नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम, द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल वाशिंगटन में शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। देश भर के प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को एहतियात के रूप में आज से कोविड का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नया मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता आंदोलन ने देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सत्र में कल नए प्रधानमंत्री का चयन होगा। पीएमएल नवाज अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जारी। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इसमें दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जाएगी। दोनों नेता दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए नियमित तथा उच्च स्तरीय बैठकें जारी रखने में मदद मिलेगी। चौथी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल वाशिंगटन में आरंभ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करेंगे। इस वार्ता में दोनों पक्ष विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित भारत अमेरिका के संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और भविष्य के संबंधों के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश तथा दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। 2+2 वार्ता प्रणाली से दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री श्री ब्लिंकन के साथ अलग से बैठक भी करेंगे। उनका भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये वर्ष दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने का अवसर भी है और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत अमेरिकी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के महत्व की पुष्टि की जाएगी। दोनों देश मुक्त, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी साझा करेंगे। भारत अमेरिकी मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता पहली बार सितंबर 2018 में नई दिल्ली में हुई थी। देश भर के प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आज से एहतियात के रूप में कोविड का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। दूसरे टीके के 9 महीने बाद ये टीका लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। अब तक देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के आबादी में से लगभग 96% को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है, जबकि इसी आबादी में से लगभग 83% को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। 2.4 करोड़ से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या समूह को एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों को भी पहली खुराक दी जा चुकी है। पात्र आबादी के लिए पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या के लिए एहतियाती खुराक जारी रहेगी और इसे और तेज किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाया जा रहा है। 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे सभी व्यक्ति एहतियाती टीका लगवाने के पात्र हैं जिन्हें दूसरा टीका लगे 9 महीने हो गए हैं। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम कोरोना से संघर्ष को और अधिक मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14 लाख 38 हजार से अधिक वैक्सीन दी गई। इस दौरान देश भर में 1054 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इस समय 11,132 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से सरकारी प्रयासों का पूरक बनने और चिकित्सा पेशे तथा संबद्ध गतिविधियों को मिशन के रूप में लेने का आह्वान किया। श्री नायडू ने नई दिल्ली में सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में महाजन इमेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाना और निदान को लोगों की पहुंच में लाना आज के समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय निदान से डॉक्टरों को सही इलाज करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नया मंत्रिमंडल कल सचिवालय के नजदीक एक मैदान में शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह लगभग 11-11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। श्री रेड्डी के मंत्रिमंडल के सभी 24 सदस्यों ने गुरुवार को त्यागपत्र दे दिया था। बाद में ये सभी त्यागपत्र शनिवार को राज्यपाल को भेज दिए गए। राज्यपाल ने आज ये सभी त्यागपत्र स्वीकार कर लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता आंदोलन ने देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने आज गांधीनगर में गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के नए भवन का उद्घाटन किया। इसका नाम गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल सहकार भवन रखा गया है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने गुजरात के सहकारिता आंदोलन में श्री त्रिभुवन दास पटेल के योगदान की प्रशंसा की। श्री शाह ने कहा कि हमें दूध के उत्पादन लागत को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। दूध के उत्पादन की कॉस्ट को हमें नीचे लाना चाहिए और एक्सपोर्ट के लक्ष्यांकों को ऊंचा कर दुनिया भर में भारत के दूध और दूध की बनावटें, दूध की प्रोडक्ट्स चली जाए, इसके लिए हमने तैयारी अभी से करनी चाहिए। क्योंकि दूध उत्पादन जब बढ़ेगा तो कहां बेचेंगे उसको? अब बहुत बड़ी जगह नहीं बची है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं दूध के उत्पादन में, मगर दूध उत्पादन बढ़ने की बहुत संभावना है। तो दुनिया में अगर उसको बेचना है तो ये 4 क्षेत्रों से हमने कॉस्ट नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सहकारी डेयरी संघ के ई-मार्केट पुरस्कार वितरण समारोह में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त बनेंगे तो देश और अधिक समृद्ध होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि 1,73,00,000 से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम पर पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं कृषि संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण सुविधा दी जा चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के माध्यम से देश भर की मंडियों को एकीकरण किया गया है। इसमें 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1,87,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सहकारी खरीद बिक्री पोर्टल जीईएम को एक वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ऑर्डर मिले हैं। ये पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह से भेंट वार्ता प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। दक्षिण एशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम, द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल वाशिंगटन में शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। देश भर के प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को एहतियात के रूप में आज से कोविड का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नया मंत्रिमंडल कल सुबह शपथ लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता आंदोलन ने देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सत्र में कल नए प्रधानमंत्री का चयन होगा। पीएमएलएन अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जारी। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कल नेशनल असेंबली की बैठक होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने आज प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के शाह महमूद कुरैशी ने भी इस पद के लिए नामांकन जमा किया है। इससे पहले कल नेशनल असेंबली में विश्वास मत खोने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए आवश्यक 172 मतों की तुलना में विपक्ष के पक्ष में 174 मत पड़े। इमरान खान पाकिस्तान के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में सुबह खोने के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा कि हालांकि पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के विदेशी षड्यंत्र के खिलाफ फिर से उसका स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। उन्होंने अपनी सरकार गिराने के लिए कई अवसरों पर की गई कोशिश के लिए कथित विदेशी षड्यंत्र को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदस्यों ने त्यागपत्र देने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट कर बताया कि ये प्रक्रिया कल प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बाद शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश में विज्ञान शिक्षक हृदय चंद्र मंडल को मुंशीगंज की अदालत ने आज जमानत दे दी। इस्लाम का अपमान करने की शिकायत के आधार पर श्री मंडल को 22 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने स्कूल में छात्रों के साथ विज्ञान और धर्म के बीच अंतर पर चर्चा करते हुए इस्लाम का अपमान किया था। इस चर्चा को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिक्षा मंत्री दीपू मोनी ने कल कहा था कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नाम पर शिक्षक की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध विधान परिषद ने इंडिया एलुमनी पोर्टल लॉन्च किया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे की उपस्थिति में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एक रिपोर्ट। इंडिया एलुमनी पोर्टल के द्वारा भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों से पुनः संपर्क बनाया जाएगा और उन्हें कई प्रकार की गतिविधियों के साथ जोड़ा जाएगा। यह पोर्टल सूचनाओं को सीधे विदेशी छात्रों के बीच प्रसारित करेगा और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय संसाधन प्रबंधक या स्थानीय संपर्क अधिकारी के रूप में भी जोड़ेगा। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि का परिणाम है ताकि उभरते भारत से भारत के पूर्व छात्रों को जोड़ा जाए। वर्तमान समय में लगभग 6000 छात्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियों के माध्यम से भारत में पढ़ रहे हैं। इन छात्रों में सबसे अधिक संख्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बोत्सवाना, इथियोपिया, नेपाल और श्रीलंका से आए छात्रों की है। परिषद के अंतर्गत पिछले 40 वर्षों में 30,000 से अधिक विदेशी छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। रहीसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार
आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शाम गुजरात के माधवपुर घेड़ गांव में वार्षिक माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाला ये ऐतिहासिक और परंपरागत मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। ये मेला आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक अखंडता और सामाजिक सद्भावना श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की कथा में पूरी तरह से परिलक्षित होती है। उन्होंने इस पर प्रसन्नता जताई कि ये मेला वर्ष 2018 से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि माधवपुर मेला अनूठा है क्योंकि ये भगवान विष्णु के 2 अवतारों श्री राम और श्री कृष्ण को जोड़ता है। राष्ट्रपति ने उद्यमिता और कारोबारी कौशल के साथ भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए गुजरात के युवाओं की सराहना भी की। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा कल जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के संबंध में मीडिया प्रचार पर बैठक करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 30 जून से आरंभ हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, श्री अमरनाथ जी तीर्थ स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार, जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विक्रम सहाय, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक समाचार एन वेणुधर रेड्डी, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, पत्र सूचना कार्यालय श्रीनगर के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। रामनवमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड्स ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत का सामना कांस्य पदक के लिए दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम के साथ होगा। IPL क्रिकेट में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हरा दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज लेकर आता है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत
अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता। बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनम वंदे मातरम, रत्नगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं। सीवाई चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्र नाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए, लेकिन जल्द ही वो द लीडर के पूर्ण संपादक बन गए। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश राज और इसकी नीतियों की भरपूर आलोचना की। चिंतामणि ने 1918 में कांग्रेस छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनशॉ वाचा, चिमन लाल सेतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर लिबरल पार्टी गठित की। एक उदारवादी सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चिंतामणि यूनाइटेड प्रोविंस के शिक्षा मंत्री बनाए गए। 1927 से 1936 के बीच वो यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। चिंतामणि का निर्भीक स्वतंत्र व्यक्तित्व सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होता था। 1939 में नाइट की उपाधि दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश राज के विरोध में उनकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। सीवाई चिंतामणि
1 जुलाई 1941 को अपनी मृत्यु तक द लीडर के संपादक रहे। इस महान राष्ट्रवादी नेता को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली में लगातार लू चलने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में मुख्यतः आसमान साफ रहने और दोपहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। इन नगरों में तापमान 3 और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। इन नगरों में तापमान 13 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत मध्य रेलवे ने मुंबई डिवीजन सहित 5 डिवीजनों में एक स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशनों को स्थानीय उत्पादों के संवर्धक और बिक्री केंद्र बनाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम, द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल वाशिंगटन में शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। देश भर के प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को एहतियात के रूप में आज से कोविड का तीसरा टीका लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी का नया मंत्रिमंडल कल सुबह शपथ लेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता आंदोलन ने देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सत्र में कल नए प्रधानमंत्री का चयन होगा। पीएमएल नवाज अध्यक्ष शाहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।